हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एचसीवी के रेस्ट एंड मोशन के अगले क्वेश्चंस करेंगे। इन केस आज हम जो करने वाला है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 40 से हम आगे करेंगे। अगर आपको पिछले किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट है तो पूरा प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट में जाके आप पिछले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जो है वो देख सकते हो। इस सीरीज में हम सारे क्वेश्चन जो है वो वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं, मतलब सबके जो क्वेश्चन है उसका पूरा पूरा सॉल्यूशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। आपको जो है वो पहले तो खुद से कोशिश करनी है, अगर फिर नहीं समझ में आ रहा है तो जो इसका वीडियो सॉल्यूशन आप देख सकते हो। तब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अ बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम अ प्लेन विच इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अब प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। We have to show that the bomb will explode vertically below the plane. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ है, प्लेन है, प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एंड वी आर ड्रॉपिंग अ बॉम्ब, इसमें से एक बॉम्ब ड्रॉप कर रहा है। अब हमें ये पता है कि इसमें से हमने बॉम्ब ड्रॉप करा, यह है जमीन। तो जो ये प्लेन के अंदर बॉम्ब था, तो प्लेन की जो भी वेलोसिटी होती है वही वेलोसिटी किसे मिलेगी, बॉम्ब को। तो जो ये प्लेन कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की डायरेक्शन में जा रहा है, तो बॉम्ब की भी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मैं मान लेता हूं, जमीन से मान लो कि ये h हाइट पे प्लेन जो है वो ट्रैवल कर रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉम्ब है वो इस तरीके से कुछ मूव हो जा मूव मतलब मोशन करके यहाँ पे कुछ आएगा, ये बॉम्ब। तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये जो होगी वो उसकी हो जाएगी रेंज। इसको मैंने कह दिया कि दिस डिस्टेंस इज बेसिकली डिस्टेंस x। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, इसने x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करा उसी को हमने रेंज कहा, वो मैंने मान लिया x के जितना। एंड मैं ये भी मान रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक बॉम्ब जो पहुंचा उसमें टाइम मान लेते हैं t के जितना टाइम लगा। अब देखो यहाँ पे x डायरेक्शन में डिस्टेंस इज x डायरेक्शन की वेलोसिटी इज u एंड टाइम जो लगा है वो है t। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ की वेलोसिटी u है, टाइम t है, तो ये x डायरेक्शन में डिस्टेंस हमने कवर करा, दैट इज u इनटू t। अब जैसे ही ये बॉम्ब यहां से यहां पे पहुंचा होगा t टाइम के बाद, उतने ही टाइम में प्लेन का क्या हुआ होगा। तो जब बॉम्ब यहां पे था तब तो प्लेन भी यहीं पे था, जैसे ही बॉम्ब यहां पे पहुंचा उस टाइम पर प्लेन भी तो आगे गया होगा। अब बॉम्ब को ऊपर से नीचे तक पहुंचने में टी टाइम लगा, तो उतने ही टी टाइम में प्लेन ने भी ट्रैवल करा होगा। तो प्लेन ने हम मान लेते हैं कि प्लेन जो है वो ट्रैवल करके यहां पे आ गए, यहां से यहां तक प्लेन ने टी टाइम में ट्रैवल करा। तो प्लेन ने कितना डिस्टेंस कवर करा है वो मैं निकाल लेता हूं। प्लेन की इनिशियल वेलोसिटी या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी इज u एंड टाइम लगा है t। तो प्लेन के लिए मैं बात करूं तो फॉर प्लेन जो ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं कुछ x डैश के जितना। तो x डैश डिस्टेंस होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। प्लेन की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है, टाइम t है, तो ये x डैश कितना हुआ u इनटू t। तो ये x देखो u इनटू t, x डैश भी कितना मिला u इनटू t। इसका मतलब है x एंड x डैश सेम मिले, मतलब दोनों ने, बॉम्ब एज वेल एज प्लेन, दोनों ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करा है दैट इज बेसिकली u इनटू t। दोनों का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस सेम है। अब मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। अब वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही एक्सीलरेशन है, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का एक्सीलरेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लेन एज वेल एज बॉम्ब दोनों ही कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। दोनों ही अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो फिर दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर करा है। तो जितने टाइम में बॉम्ब ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x डिस्टेंस कवर करा, प्लेन ने भी उतने ही टाइम में उतना ही सेम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर करा है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही प्लेन धीरे धीरे आगे जा रहा है
उसी तरीके से बॉम्ब की भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन उसी प्रकार की कुछ है, वर्टिकल भी हो रही है, पर मुझे तो सिर्फ अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी मोशन हो रही है उससे मतलब है। तो दोनों की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस दोनों ने ही सेम कवर करा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्लेन में से अगर देखने पर बॉम्ब जो है वो हमें वही लगेगा कि ये कंटिन्यूअस वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है बिकॉज ऑफ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, is the statement true if the plane flies with a uniform speed but not horizontally? अगर ये प्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं जा रहा, कोई और डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर ये स्टेटमेंट सही है कि गलत, ये निकालना। अब मैं मान लेता हूं कि इफ ये प्लेन जो है अब वो इस डायरेक्शन में जा रहा, मान लेता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं जा रहा, कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा। अब इस केस में क्या होगा, मैंने मान लिया कि इसकी जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल से कोई थीटा एंगल पर, इनिशियल वेलोसिटी u, तो u का ये कंपोनेंट हो गया u cos थीटा, ये हो जाएगा u sin थीटा। तो यहां से जो भी हमने बॉम्ब को हम ड्रॉप करेंगे, तो ये जो बॉम्ब होगा, ये बॉम्ब की भी इनिशियल वेलोसिटी, जो भी प्लेन की इनिशियल वेलोसिटी होगी वही होने वाली है। तो यहां से इसको ड्रॉप करते टाइम पे बॉम्ब की वेलोसिटी इस तरीके से, तो बॉम्ब जो है वो इस तरीके से कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो बॉम्ब इस तरीके से वहां ऊपर से नीचे आने वाला है। इसकी हाइट मान ली, प्लेन जो है वो जमीन से h हाइट पर। अब मैं अगर बॉम्ब की बात करूं, तो देखो फिर से प्लेन की जो भी वेलोसिटी थी उसने हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाया, बॉम्ब ने भी हॉरिजॉन्टल के साथ उतना ही एंगल होगा, दैट इज थीटा। इसकी इनिशियल वेलोसिटी बॉम्ब की भी हो जाएगी u cos थीटा एंड वर्टिकल वेलोसिटी विल बी u sin थीटा। दोनों के ही केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं है, दोनों का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इज जीरो। तो अब ये यहां से यहां तक पहुंच गया, तो ये जो डिस्टेंस है ये मैंने मान लिया x, और यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम, मैंने मान लिया t के जितना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस होगा वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज u cos थीटा, एंड टाइम मैंने माना है t। तो ये जो हमारा बॉम्ब है, इस बॉम्ब ने x डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस कवर करा है, दैट इज u cos थीटा इनटू t। और अगर मैं अब प्लेन की बात करूं, प्लेन के लिए क्या होगा, देखो प्लेन की अगर मैं बात करूंगा तो टी टाइम में बॉम्ब यहां से यहां तक पहुंचा, तो प्लेन भी तो टी टाइम में कुछ मूव करा होगा। तो मैं टी टाइम में प्लेन ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसी मोशन करी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं प्लेन की बात करूं तो वही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मान लिया कि एक्स डैश के जितना डिस्टेंस कवर करा, ये हो जाएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम। प्लेन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी तो सर u cos थीटा है, बिल्कुल सही बात है। और हम कितने टाइम की बात कर रहे हैं, t टाइम की। तो फिर से देखो, जितना बॉम्ब ने डिस्टेंस कवर करा है उतना ही किसने कवर करा है, प्लेन ने। तो इस केस में भी दोनों के x डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर्ड सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन t टाइम में यहां पे पहुंचा होगा, बॉम्ब यहां से यहां पहुंचे, पर दोनों ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस कवर करा है। तो हमको तो यही लगेगा कि जो बॉम्ब है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो। इसका मतलब है कि इन्होंने जो पूछा है, इज द स्टेटमेंट ट्रू इफ द प्लेन फ्लाइज विद यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजॉन्टली, तभी भी ये स्टेटमेंट करेक्ट ही है। इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल जा रहा है तब भी ये स्टेटमेंट करेक्ट है, अगर हॉरिजॉन्टल नहीं भी जा रहा है तब भी ये स्टेटमेंट करेक्ट है, गिवन दैट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं है। इसलिए ये चीज हम कह पाते हैं। चल आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। A boy is standing on a long railroad car is throws a ball straight upward. The car is moving on horizontal road with an acceleration of 1 meter per second square. हमें ऐसा कुछ दिया है, जो एक बॉय है, he is standing on a car and he is throwing a ball straight upward. तो ऐसा कुछ दिया है।
और इसमें बॉय इज स्टैंडिंग ऑन अ कार, long railroad car which throws a ball straight upward. The car is moving on horizontal road. कार का acceleration is 1 meter per second square. The and the projection velocity in vertical direction. यहाँ से ये जो भी बॉल को upward direction में थ्रो कर रहा है तो उसकी velocity हमें दी है, that is 9.8 meter per second. हमें निकालना है how far behind the boy will the ball fall ऑन द कार. अब सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, ऐसे समझो कि अब सनरूफ वाली जो कार होती है, ऐसी कुछ कार की हम बात कर रहे हैं जिसमें सनरूफ होता है. अब ये जो लड़का है वो गाड़ी में बैठा हुआ है और इसने यहां से बॉल जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में इसने थ्रो करी विथ अ वेलोसिटी ऑफ 9.8. तो ये बॉल जो है वो ऊपर गई. उसी टाइम पे कार जो है वो तो आगे की और एक्सेलरेट कर रही है. अगर कार आगे जा रही है तो क्या होगा कि ये बॉय जो है वो भी आगे चला जाएगा. तो यहां से बॉल जो ऊपर गई वो नीचे जब आएगी उतने टाइम में कार तो जो है वो आगे चली गई. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बॉल तो हमने नीचे से ऊपर फेंका और ये ऊपर से नीचे जब आएगा तब उतनी ही टाइम में कार जो है वो आगे चली जाएगी. तो बेसिकली मुझे क्या निकालना पड़ेगा कि बॉल जो नीचे से ऊपर गई और ऊपर से वापस आई वो कितना टाइम लग रहा है, उतने ही टाइम में कार कितना डिस्टेंस आगे की डायरेक्शन में कवर करेगी. दोनों ही चीजें निकालनी. सबसे पहले मैं निकालता हूं कि बॉल को ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा. अब ये तो जो है वो वर्टिकली मोशन है, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी इन वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. उसमें टाइम जो होता है दैट विल बी 2u/g. u is the initial velocity which is 9.8. g की वैल्यू अगर 9.8 ले मान ले तो 9.8 कैंसिल, तो 2 सेकंड का टाइम लगेगा. बॉल हमने यहां से थ्रो करा तो ये ऊपर से नीचे 2 सेकंड में आई. अब उतने ही टाइम में ये बॉल तो ऊपर से नीचे आई पर ये 2 सेकंड में कार तो आगे चली गई. अगर कार आगे चली गई है तो कितनी आगे गई है वो हम निकाल लेते हैं. तो यहां पे लिखते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 2 सेकेंड्स. 2 सेकेंड में कार ने कितना डिस्टेंस कवर करा. तो ये मिल जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लेते हैं, एक्सीलरेशन है हमारा कार का दैट इज 1, टाइम इज 2 का स्क्वायर, 1 2 एंड 2 कैंसिल, तो डिस्टेंस कवर्ड जो होगा दैट विल बी 2 मीटर. तो ये कार ने इस इतने ही 2 सेकंड में 2 मीटर के जितना डिस्टेंस कवर कर लिया. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बॉल पीछे गिरेगा वो कार से लगभग 2 मीटर जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा. तो वही पूछा है, हाउ फार बिहाइंड द बॉय विल द बॉल फॉल ऑन द कार. तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर के आसपास बॉल जो है वो पीछे गिरेगा. चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 42. A staircase contains the 3 steps, each of 10 centimeter high and 20 centimeter wide. यहाँ पे एक staircase है. क्वेश्चन में दिया है कि हर एक स्टेप की हाइट जो है दैट इज 10 सेंटीमीटर एंड विड्थ जो है दैट इज 20. मतलब ऐसा कुछ दिया है. जो ये हाइट है, ये हाइट इज बेसिकली 10 सेंटीमीटर एंड विड्थ जो है वो बेसिकली आपकी 20 सेंटीमीटर है. ऐसा क्वेश्चन में मेंशन करा हुआ. What should be the minimum horizontal velocity of a ball rolling off the uppermost plane so as to hit directly the lowest plane? अब क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ पूछा है कि यहां से जो ये बॉल है इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिनिमम कितनी होनी चाहिए जिसकी वजह से ये डायरेक्ट लोअर मोस्ट प्लेट जो है वहां पे हिट करे. अब ध्यान से अगर देखो तो हमसे ये पूछा है मिनिमम वेलोसिटी कितनी. वो मिनिमम निकालने के बाद उससे ज्यादा तो कितनी भी वेलोसिटी रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर मैंने मान लो यहाँ पे आंसर मेरा मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से ये यहां तक पहुंच रहा है, तो अगर 10 से ज्यादा होगी वेलोसिटी तो ये आगे जाएगा, उससे भी ज्यादा होगी तो और आगे जाएगा. अगर 10 से कम होगी तो हो सकता है कि यहां से यहां तक आए. उससे भी कम है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड पर यहां पर पहुंचे, यहां पर पहुंचने के लिए मान लो 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी ही रिक्वायर्ड.
उससे भी कम हो गई, 8 से भी कम हो गई, तो हो सकता है कि हम जस्ट यहां पर टच करें, जस्ट यहां पर टच कर रहे हैं, क्योंकि मुझे जो कंडीशन चाहिए उस कंडीशन में, मुझे जो कंडीशन चाहिए उस कंडीशन में अगर मेरा बॉल यहां से सिर्फ यहां पे टच कर रहा है, तो उससे जस्ट थोड़ी सी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ये नीचे गिरेगा। तो मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूं उस कैलकुलेशन में मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो बॉल है वो यहां पे कहीं ना कहीं टच करेगा, उस हिसाब से मैं कैलकुलेशन करने वाला हूं। उस वेलोसिटी से 0.1 वेलोसिटी भी अगर ज्यादा होगी तो फिर ये लोअर मोस्ट प्लेट पे जाएगा। तो जो ये हमें मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है उसके लिए मैंने क्राइटेरिया क्या रखा है कि यहां से बॉल कहां पे हिट करे, इस पॉइंट पर हिट करे। अब देखते हैं, हमें हाइट जो दिया है वो है 10 सेंटीमीटर, सो दिस इज 10, दिस इज 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 एंड 10, अगर ये यहां से यहां तक जा रहा है तो इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी 20 सेंटीमीटर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये हो गया आपका 20, ये भी 20, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इन एक्स डायरेक्शन कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना होगा, दैट विल बी 40 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए रेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू अंडर रूट 2h अपॉन जी। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए रेंज ये फॉर्मूला जो है दैट इज बेसिकली वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम इज अंडर रूट 2h बाई जी। अगर मैं इसकी बात करूं तो ऊपर से नीचे गए तो ये रेंज जो है वो इतनी हुई, इतनी रेंज मतलब इसकी लेंथ प्लस इतनी इसकी लेंथ, दैट इज 20 प्लस 20 40 सेंटीमीटर, सो रेंज इज 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4। इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है, हाइट कितनी होगी, ये 10 प्लस 10 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का मतलब है 20 इंटू 10 पावर माइनस 2। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने 10 मान लिया, ये 0 से 0 कैंसिल, दिस इज 0.4 इंटू यू, 2 एंड 2 4, 4 का स्क्वायर रूट इज 2, 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर रूट इज 10 पावर माइनस 1। ये 10 पावर माइनस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.4 इंटू 10 दैट इज 4, 4 डिवाइड बाई 2, तो ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से मिनिमम वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड की हमें रिक्वायर्ड है। 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये एग्जैक्ट यहाँ पे टच कर रहा है, उससे हल्की सी भी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ये लोअर मोस्ट प्लेन पे जाएगा। तो हम कैलकुलेशन के लिए ये कह सकते हैं कि मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। चलो आगे बढ़ता है बच्चों, में फिर से ही आपको बता दूं, अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए उसमें कहीं पे आपको डाउट है या फिर इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए सोल्यूशन की, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उसमें आप जरूर जुड़ जाना। वहां पे मैं आपको सारे डाउट्स भी है तो डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा और इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43। A person is standing on a truck which is moving with a constant velocity. ट्रक जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है विथ अ स्पीड ऑफ 14.7 मीटर पर सेकंड ऑन हॉरिजॉन्टल रोड. The man throwing a ball in such a way that it returns to the truck after the truck has moved 58.8 meter. We have to find the speed and angle of projection as seen from the truck and as seen from the road. अब ऐसा कुछ है, ट्रक है, ट्रक जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज 14.7 meter per second in horizontal road. The man throws a ball in such a way that it returns to the truck after the truck has moved 58.8 meter. अब यहां पे ये इंसान जो है वो यहां से throwing a ball in such a way that it returns the truck after the truck has moved इतना मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद, मतलब यहां से ट्रक आगे चला गया कितना, 58.8 मीटर चलने के बाद की हम बात कर रहे हैं।
तो यहां से यहां तक 58.8 मीटर चलने के बाद क्या हो रहा है कि इसने जो यहां से बॉल थ्रो करा वो उसके हाथ में वापस आ रहा है। तो मैं ये निकालनी है, वी हैव टू फाइंड द स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज सीन फ्रॉम द ट्रक। अब हम ट्रक से बात कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम ट्रक। अब इसमें क्या होगा, देखो मैं क्लियर कर दूं आपको। अगर कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से अगर मूव कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का एक्सीलरेशन नहीं है, ना ही किसी भी प्रकार का रेजिस्टिव फोर्स है, एल रेजिस्टेंस की भी हम यहां पे बात नहीं कर रहे, उस टाइम पे क्या होगा, देखो मैंने यहां से किसी बॉल को थ्रो करा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का एक्सीलरेशन नहीं है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये जो मैंने बॉल थ्रो करा है, ट्रक की वेलोसिटी 14.7 है, तो ये बॉल जो है उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 14.7 इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ट्रक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये बॉल भी इतनी ही कांस्टेंट वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये बॉल जो है उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी इतनी होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब क्या होगा कि जो ट्रक में खड़े हैं और यहां से ट्रक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कितनी है वेलोसिटी, 14.7। मैंने यहां से बॉल ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो करा, तो मैं मेरी खुद की वेलोसिटी 14.7 है, बॉल की भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, 14.7। तो ट्रक ने जब 58.8 मीटर डिस्टेंस कवर करा है, तो ये बॉल भी उतने ही टाइम में 58.8 कवर करेगा। इसका मतलब ट्रक यहां से यहां तक पहुंच गया, तो ये बॉल भी जो है वो मेरे हाथ में ही वापस आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का एक्सीलरेशन नहीं है। तो ये बात आपको खास ध्यान में रखनी है कि अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस टाइम पर जो भी हमने यहां से थ्रो करा है वो हमारे हाथ में वापस आएगा। अब देखो यहां पे ट्रक की बात करें तो वेलोसिटी इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम, ट्रक ने डिस्टेंस ट्रैवल करा है 58.8 एंड ट्रक की वेलोसिटी जो है वह 14.7। तो अब यहां से क्या होगा, देखो टाइम इज 588 डिवाइड बाय 147। अगर हम 4 से फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 1, दिस इज 18, तो ये 4 एंड 28, तो दिस इज 147। आई थिंक 4 से मैंने फैक्टर करा तो 28, ठीक है, और नीचे 4 से अगर फैक्टर करने पर 4 3 जा 12 एंड 2 7। अच्छा ये 4 से तो फैक्टर नहीं हो रहे, 3 से करता है। 3 से फैक्टर करने पर क्या हो जाएगा, 3 1 जा 1, 9 3 जा 27, 1 8 मतलब 6, और यहां से 3 पर करने पर 4 3 जा दैट इज 12, 2 7 डिवाइड बाय 3 दैट इज 49, 196 डिवाइड बाय 49 दैट इज 4 सेकंड। मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक जो ट्रक पहुंचा है उसमें कितना टाइम लगा, 4 सेकंड बेसिकली टाइम लगा है। तो ये जो बॉल है उसने भी तो 4 सेकंड में ऊपर से नीचे आ गए। तो ये बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट की फॉर्मूला होती है 2u/g। टाइम लगा है 4 सेकंड, वेलोसिटी मुझे निकालनी है, जी की वैल्यू मैंने 10 मान ली, 2 5 जा 10, 5 into 4 that is 20, so initial velocity is 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये बॉल जो हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों ही चीजें पूछी है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज बेसिकली वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड वेलोसिटी जो होगी वो 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमने केस तब सॉल्व करा है जब ट्रक से ऑब्जर्व कर रहे हैं। जमीन से अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो तो ये हमारा ट्रक, जो ट्रक है, द ट्रक इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रक जो है वो मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी ऑफ 14.7, और हमने इसको थ्रो करा है विथ वेलोसिटी ऑफ 20। अब जमीन से अगर आप देखोगे तो ये ट्रक तो यहां से यहां पे पहुंच गया, तो अगर यहां से थ्रो करा हुआ बॉल यहां पे पहुंच रहा है
तो जमीन से देखने पर तो इसने क्या करा है, पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन। ट्रक पर बैठकर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यही लगेगा कि ये ऊपर गया और फिर वापस आया। जमीन से देखने पर हमें इस तरीके की मोशन कुछ दिखेगी, तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में दिस इज 14.7 और इस डायरेक्शन में दिस इज 20। तो नेट वेलोसिटी जो होगी वो होगी अंडर रूट 14.7 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो अब ये अप्रोक्सीमेटली हम करें तो ये 14.7 ये 15 में अगर मान लो तो ये हो गया 225 और ये हो गया 400, ये हो जाएगा 625। तो अप्रोक्सीमेटली वेलोसिटी जो होगी वो होगी 25 मीटर पर सेकेंड। और अगर ये एंगल देखें कि इसने ये एंगल कितना बनाया तो हमें मिल जाएगा tan थीटा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, y कंपोनेंट इज 20, x कंपोनेंट इज 14.7। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली फिर से 15 मान लूं तो ये 20/5 tan थीटा 20/5 दैट इज 4/3। तो थीटा आपका मिल जाएगा 53 डिग्री, अराउंड 53 डिग्री। तो यहां से अगर ग्राउंड से देखेंगे तो नेट वेलोसिटी होगी उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ 53 एंगल कवर करा। आ रहा है समझ में? जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी, कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं है, थोड़ा इमेजिन करना है। दो फ्रेम से हमने डिस्कस करा है। फर्स्ट इज इफ वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम ट्रक एंड सेकंड इज फ्रॉम ग्राउंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। सबसे पहले जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं उसकी अगर आपको जो भी क्वेश्चन में गिवन चीजें है वो अगर ज्यादा लग रही है तो पक्का आप 2 बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि हमें नहीं पता, हमने किसी भी चीज को इग्नोर कर दिया पहली बार पढ़ने पर, सारी चीजें हम रेक्टिफाई नहीं कर पाए। तो आराम से 2 बार क्वेश्चन को शांति से पढ़ लो कि क्वेश्चन में एक्चुअल में गिवन क्या है। The benches of a gallery in a cricket stadium are 1 meter wide। यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम की बात कर रहा है। जो क्रिकेट स्टेडियम में बैठने की जगह है वो जो बेंच है उसकी विड्थ दी है दैट इज 1 मीटर एंड हाइट जो है वो भी कितनी है 1 मीटर। विड्थ एंड हाइट दैट इज 1 मीटर। अ बैट्समैन स्ट्राइक्स द बॉल एट अ लेवल 1 मीटर अबव द ग्राउंड एंड इट हिट्स द मैमोथ सिक्सर। अब ये बेसिकली ऐसा कुछ हम यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे ये बैट्समैन है, ये स्टेडियम है, ये बैट्समैन के हाथ में बैट है, बैट्समैन यहां से 6 मारे, स्टेडियम यहां पे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, तो जो ये बेंच है उसकी हाइट एंड विड्थ दैट इज 1 मीटर, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। हमें दिया है कि बॉल जो है इट इज स्टार्टिंग विथ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। तो यहां से जो ये बैट से हमने शॉट मारा बैट्समैन ने, ये यहां से 53 डिग्री पर एंड वेलोसिटी इज 35 meter per second with horizontal. The benches are perpendicular to the plane of motion and the first bench is 110 meter from the batsman. तो जो ये फर्स्ट बेंच है दैट इज 110 मीटर फ्रॉम द बैट्समैन। ऑन विच बेंच द बॉल विल हिट। हमें दिया है कि ये कितने, अच्छा ये ओके, हमें ये पूछा है कि ऑन विच बेंच द बॉल विल हिट, मतलब मैं ये मान लू यहां से जो ये बॉल गया, मान लेते हैं कि वो यहां पे कहीं पे हिट हो रहा है, तो ये कौन से नंबर की बेंच होगी। अगर इसमें हम देखें तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फोर्थ पे हिट हुई, तो हमें बेसिकली निकालना है कि कौन से नंबर की बेंच पर ये बॉल जो है वो हिट करेगा, वो नंबर ऑफ बेंच कितनी होगी वो हमें निकालनी। अब देखो यहां पे क्वेश्चन में एक और चीज दी है कि बैट्समैन स्ट्राइक्स द बॉल एट अ लेवल 1 मीटर अबव द ग्राउंड। ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बैट्समैन ने शॉट यहां से मारा है, वो कहां से मारा है, अबव 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। 1 मीटर, ये जमीन से 1 मीटर डिस्टेंस हमने इसको हिट करा है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है।
प्लस ये भी मेंशन करा है कि ये जो बेंच है उसकी विड्थ एंड हाइट जो है वो है 1 मीटर। विड्थ एज वेल एज हाइट ये कितनी है 1 मीटर, ये हमें क्वेश्चन में मेंशन करा है। अब मैंने मान लिया कि बॉल जो है वो जहां पे हिट हो रहा है दैट इज nth बेंच, मुझे नहीं पता कौन सी होगी, मैंने मान लिया कि nth बेंच पर ये हिट कर रहा है, तो ये n की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब देखते हैं यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं। फर्स्ट जो है वो x डायरेक्शन की मैं बात करूं कि x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहां से निकला जो बॉल वो यहां पर हिट हो रहा है, इसका मतलब है x डायरेक्शन में उसने इतना डिस्टेंस कवर करा है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये nth बेंच यहां पर है, ये जो है वो हमारी मैंने मान लिया कि nth बेंच है, तो मुझे बेसिकली ऐसा नहीं है कि मुझे यहां तक पहुंचना है। nth बेंच पर पहुंचने के लिए अगर मैं यहां तक भी पहुंचा अगर इस पॉइंट तक, तब भी मेरा काम हो जाएगा। मिनिमम वेलोसिटी मान के चल रहे कि ये nth बेंच पर जहां पे हिट करा वो बेसिकली यहां पे कहीं पे हिट कर रहा है, तो x डायरेक्शन में ये यहां से शुरुआत कर कर यहां तक हम पहुंचे, ये डिस्टेंस कितना है वो निकाल लेते हैं। यहां से शुरुआत करके हम यहां तक पहुंचे हैं, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया 110 प्लस इतना और डिस्टेंस, तो ये कितना है देखो 1 2 3, ये कितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाना है 1 2 3। अब ध्यान ये रखना है कि ये nth बेंच तो यहां पे, तो हम तो कहां तक का देख रहे हैं, यहां तक का ही सिर्फ देख रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो मुझे कहां तक का देखना है, इस बेंच तक का ही देखना है। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, मैंने जो माना है कि वो हिट कर रहा है वो यहाँ पे ये nth बेंच है, पर ये nth बेंच का ये टिप यहाँ पे मैं मान रहा हूं कि यहाँ पे गिर रहा है। अगर ये यहाँ पे गिर रहा है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ये nth बेंच है, तो उससे कम मुझे डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। तो ये x डायरेक्शन में टोटल ये 110 प्लस ये 111 कितनी बार हो गई n-1। बेसिकली मैंने nth पर जो ये हिट कर रहा है उससे एक बेंच कम लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे हिट हो रहा है ऐसा मान के चल रहा है, जो हर एक बेंच है उसकी लेंथ इज दैट इज 1 मीटर, तो ये टोटल कहां पे हिट हुई n-1th बेंच पे इनटू एक बेंच का डिस्टेंस दैट इज 1 मीटर, तो ये टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 110 प्लस n-1, तो ये x डायरेक्शन में डिस्टेंस जो है वो है वो हमने कवर करा है दैट इज 110 प्लस n-1। अगर मैं y डायरेक्शन की अब बात करूं, तब देखो y डायरेक्शन में हम कहां से शुरुआत कर रहे हैं, यहां से शुरुआत कर रहे हैं। y डायरेक्शन में ऑलरेडी हम इस लेवल पर तो है ही, क्योंकि बैट्समैन ने जो हिट करा है वो बेसिकली जमीन से 1 मीटर हाइट से हिट करा है। तब क्या होगा कि फिर से हम यहां से यहां तक की बात करें, तो ये आपकी nth बेंच थी, तो ये टोटल डिस्टेंस उसमें से ये 1 मीटर माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी n-1। तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस जो भी कवर करा दैट विल बी n-1। x डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करा है 110 प्लस n-1, y डायरेक्शन में सिर्फ n-1, इसको आप लिख सकते हो 110 प्लस n-1 -1 कर दो तो ये 109 प्लस n। तो x डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कवर करा 109 प्लस n एंड y डायरेक्शन में हमने करा n-1। इसकी रेंज में निकाल देता हूं, हमें रेंज की जरूरत पड़ेगी। रेंज की फॉर्मूला होती है r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। इनिशियल वेलोसिटी शायद 35 थी, इनिशियल वेलोसिटी इज 35 एंड थीटा जो है वो है 53, तो ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 इंटू साइन थीटा, थीटा इज 53 कॉस इज 53 डिवाइड बाय
जी की वैल्यू इज दैट इज 10, तो ये हो जाएगा 1225 35 का स्क्वायर 2 as it is sin 53 that is 4 divided by 5 cos 53 is 3 divided by 5 अपॉन जी की वैल्यू 10। अब यहां से हमें कैलकुलेशन करनी है, देखो फैक्टर्स करते हैं, 5 से इसको हम कैंसिल करें तो ये हो जाएगा आपका 5 टू जा 10, 2 इंटू 2 4 जा 25, मतलब ये 245। अभी भी 5 से फैक्टर करने पर 4 इंटू 5 दैट इज 9 49। तो ये आपका मिल रहा है कुछ 49 इंटू 2 इंटू 12 डिवाइड बाई 10, ये हो गया 98 इंटू 12 डिवाइड बाई 10 में 98 इंटू 12 98 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 8 9 और ये हो जाएगा आपका 6 1 19, तो ये बेसिकली 6 17 1176, तो ये आपका हो गया 1176 डिवाइड बाई 10, तो ये हो गया 117.6 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 118 मीटर हम मान सकते हैं। तो रेंज मुझे कितनी मिली? अप्रोक्सीमेटली 118 मीटर्स। मुझे तो क्या निकालना है, कौन सी बेंच पर हम हिट करने वाला है, उसके लिए देखो प्रोजेक्टाइल मोशन का ट्रेजेक्टरी इक्वेशन में यूज कर। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन था हमारा y is equal to x tan theta 1 minus x by r। y is basically y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इज n minus 1, दिस इज n minus 1। x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट था शायद 109 प्लस n या फिर 109, हाँ 109 प्लस n, थीटा हमारा 53, दिस इज tan 53, 1 माइनस एक्स की जगह पे फिर से वही 109 प्लस n डिवाइड बाई रेंज की वैल्यू दैट इज अप्रोक्सीमेटली 118। अब इस पूरे इक्वेशन में बच्चों एक ही अननोन है दैट इज n। n इज बेसिकली कौन सी बेंच पर हमारा बॉल जो है वो हिट करेगा, तो आपको ये पूरा कैलकुलेट कर कर लास्ट में n की वैल्यू मिल जाएगी। थोड़ी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी बहुत जो है खींच जाएगी क्योंकि यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आपको रूट्स निकालने पड़ेंगे, फिर वहां से आपका आंसर मिल जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट करा है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में देखो, अ मैन इज सिटिंग ऑन अ शोर ऑफ अ रिवर, ही इज इन द लाइन ऑफ अ 1 मीटर लॉन्ग बोट and 5.5 meter away from the center of boat. He wishes to throw an apple into the boat. If he can throw the apple only with a speed of 10 meter per second, we have to find the minimum and maximum angle of the projection for the successful shot. अब ऐसा कुछ है, देखो ये रिवर है, यहां पे बोट है, और जो मैन है वो जो इंसान है वो यहां पे कहीं पे बैठा हुआ है। हमें ये दिया है कि 1 मीटर लॉन्ग बोट, जो ये बोट है उसकी लेंथ ऑफ बोट इज 1 मीटर एंड 5.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ बोट। जो ये इंसान है ये बोट के सेंटर से अप्रोक्सीमेटली 5.5 मीटर डिस्टेंस पर है। तो बेसिकली ये बोट के सेंटर से हम 5.5 मीटर डिस्टेंस पर बैठा है। उन्होंने ये कहा कि ये जो मैन है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये एप्पल को थ्रो कर सकता है। तो इसने यहां से एप्पल को थ्रो करा विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। हमें ये निकालना है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सो दैट दिस एप्पल जो है वो डायरेक्टली इस बोट में गिरे। अब बोट में जो एप्पल गिर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी दो तरीके से है, एक तो वो यहां पे गिरे या फिर यहां पे भी गिर सकते हैं, हमें कोई इश्यू नहीं है क्योंकि बोट की लेंथ है 1 मीटर।
तो या तो यहां पे गिरे, मतलब ये लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट पे गिरे या फिर राइट मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट पे गिरे, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, ये मुझे थीटा नहीं पता, पर अगर ये इसको मैं मान लेता हूं पॉइंट ए, इसको मान लेता हूं पॉइंट बी। अगर पॉइंट ए की बात करो, पॉइंट ए का यहां से डिस्टेंस कितना होगा, ये है टोटल आपका 5.5, ये 1, तो ये कितना हुआ आपका 0.5, क्योंकि ये पूरी लेंथ 1 मीटर है, तो ये मिड पॉइंट से 0.5, तो इतना डिस्टेंस आपका हो जाएगा 5.5 माइनस 0.5। तो जो पॉइंट है ए है वो बेसिकली इंसान से 5 मीटर डिस्टेंस पर है। एंड पॉइंट बी की बात करें, पॉइंट बी ये 5.5 प्लस 0.5, सो पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है दैट इज 6 मीटर। तो यहां पे दो चीज है, ए पॉइंट है वो 5 मीटर डिस्टेंस पर है, बी पॉइंट है दैट इज ये इंसान से ये 6 मीटर डिस्टेंस पर है। अब हम क्या करते हैं, देखो यहां से लेकर यहां तक की मैं बात करूं तो रेंज हो गई आपकी, पॉइंट ए के लिए रेंज हो गई 5 मीटर। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रेंज इज 5, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है दैट इज 10 का स्क्वायर, थीटा हमारा कितना है, थीटा, अच्छा थीटा तो हमें निकालना है, तो ये साइन 2 थीटा अपॉन जी की वैल्यू मैं मान लेता हूं 10। ये एक 10 टू 10 कट गए, 5 डिवाइड बाई 10 दैट इज 1/2, साइन 2 थीटा इज 1/2, तो फिर आपका 2 थीटा जो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 दैट इज 30 डिग्री, तो थीटा आपको मिल गया 15 डिग्री। तो यहां से अगर मैंने 15 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करा, तो यहां से एप्पल्स जो है वो ये पॉइंट ए तक या फिर बोट में गिरेंगे। हमने ये भी रिलेशन पढ़ा है कि अगर दो थीटा का एडिशन 90 डिग्री हो रहा है, अगर दो थीटा प्रोजेक्टेड एंगल्स जो भी है उनका एडिशन अगर 90 डिग्री हो रहा है, तो उन दोनों की रेंज जो है वो सेम मिलेगी। अगर ये 15 डिग्री पर मुझे रेंज इतनी मिल रही है, उतनी ही रेंज कब मिल सकती है, यहां से थीटा टू मेरा हो जाएगा 75। अगर मैंने 75 प्रोजेक्टेड एंगल लिया है, तो ये कुछ इस तरीके से मोशन होगी और एप्पल जो है वो यहीं पे गिरेगा। मतलब ये ए पॉइंट पर पहुंचने के लिए दो प्रोजेक्टेड एंगल पॉसिबल है, वन इज 15 डिग्री या फिर 75। अब बी पॉइंट की मैं बात करूं, बी पॉइंट जो है वो इंसान से 6 मीटर के डिस्टेंस पर है। बी पॉइंट जो है वो कितने डिस्टेंस पर है, 6 मीटर डिस्टेंस पर। तो उसकी रेंज की मैं बात करूं तो ये रेंज हो गई दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रेंज जो है वो है 6 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड इंटू साइन 2 थीटा अपॉन जी, जी की वैल्यू 10, 10 टू 10 कैंसल, सो साइन 2 थीटा इज 6/10 दैट विल बी 3 डिवाइड बाई 5। तो ये 3/5 ये होती है 37 की वैल्यू, तो ये 2 थीटा आपका हो गया 37, तो ये थीटा आपका अप्रोक्सीमेटली 18.5 डिग्री हो गया। फिर से वही बात जो आगे हमने देखी है, दो थीटा का एंगल अगर 90 डिग्री है तो दोनों की रेंज सेम मिलती है, तो इसको 90 में से माइनस कर दो, 90 माइनस 18.5 करोगे तो कितना मिलेगा 71.5। तो अगर आपका 18.5 डिग्री एंगल है या फिर 71.5 है, दोनों ही केस में क्या होगा, जो ये एप्पल्स है वो यहां पर गिरेंगे। ये हो गया, ये हो गया आपका 18.5 या फिर 71.5, ये दोनों ही केस में ये बी पर पहुंचेंगे। मतलब आपकी पॉसिबल रेंज हो गई या तो 15 या तो 75 या फिर 18.5 या 71.5। इसको राउंड फिगर में अगर कर दो तो ये आपका, अगर मैं इसे 18 मान लूं तो ये हो गया आपका 72। मतलब मैं ऐसे ही ले रहा हूं राउंड फिगर के लिए। तो ये दोनों चीजें पॉसिबल है। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो
मिनिमम एंड मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम तो थीटा 15, 75 थीटा की वैल्यू है इधर 15, 75 या फिर 18 या फिर 72। तो इसमें मिनिमम एंगल हो गया 15, मैक्सिमम एंगल हो गया 75। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 15 टू 18 डिग्री पर कहीं पर थ्रो करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप 72 से लेकर 75 में थ्रो करो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15, 15.1 टिल 18, तो ये जो एप्पल्स है वो बोट में ही गिरेंगे। एंड अगर 72, 72.1 से लेकर 75 तक जाओगे तब भी वो एप्पल्स जो है वो बोट में ही गिरेंगे। ये बीच वाला जो रीजियन है उस एंगल में आपने अगर थ्रो करा तो इसमें जो एप्पल्स है वो बोट में नहीं गिरेंगे। ये बीच वाला मतलब कितना हो गया 72 माइनस 18, मतलब अप्रोक्सीमेटली जो बीच में 54 डिग्री एंगल जितना भी हमारा मिल रहा है उस गैप में अगर आप थ्रो करोगे तो एप्पल्स जो है वो बोट पर नहीं गिरने वाले। तो हमको तो आंसर यही पूछा है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो मिनिमम इज 15, मैक्सिमम इज 75। आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46। A river which is 400 meter wide is flowing at a rate of 2 meter per second। जो ये रिवर है वो 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फ्लो हो रही है। A boat is sailing at a velocity of 10 meter per second with respect to what? In a direction which is perpendicular to the river. We have to find the time taken by boat to reach to the opposite bank। अब यहाँ पे हमें एक रिवर है, जो ये रिवर है उसकी लेंथ है दैट इज बेसिकली 400 मीटर, और ये जो रिवर है इट इज फ्लोइंग विथ वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 2 मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन में रिवर जो है वो फ्लो हो रही है। The boat is sailing with a velocity of 10 meter per second with respect to water। The velocity of boat with respect to water या फिर with respect to river वो है हमारी बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। एंड जो ये बोट है इट इज फ्लोइंग इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि रिवर जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो बोट रिवर फ्लो की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से मूव हो रही है। सबसे पहले हमें ये निकालना है फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू रीच टू द ऑपोजिट बैंक। अब यहां से जो ये बोट शुरुआत होकर यहां पर पहुंच रहा है तो कितना टाइम लगेगा। अब यहां से हम ये लिख सकते हैं टाइम इज बेसिकली डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। ये जो डिस्टेंस इसे कवर कर रहा है दैट इज 400 मीटर, और यहां से जो ये बोट जा रही है वो बोट की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है दैट इज 10। तो ये हो गया आपके 40 सेकेंड्स। तो यहाँ पे टाइम जो लगेगा 40 सेकेंड्स में यहां से यहां पहुंच गए। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है how far the point directly opposite to the starting point does the boat reach to the opposite bank। अब यहां से हमने शुरुआत करी है बोट ने रिवर फ्लो इस डायरेक्शन में। अब हमें ये पता है कि अगर हम यहां से जाने इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं और रिवर फ्लो इस डायरेक्शन में, तो हम कुछ यहां से यहां पे डिविएट हो जाएंगे। तो हमसे यही पूछा है कि हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्टली अपोजिट जो पॉइंट है वहां से कितने डिस्टेंस पे हम पहुंच जाएंगे। तो ये डिस्टेंस हमें निकालना। ये x डिस्टेंस कितना है, तो ये x डिस्टेंस होगा x डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम। x डायरेक्शन की वेलोसिटी है, अब देखो बोट जा रही थी वो तो y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में इसे जो लेके जा रहा है वो है दैट इज रिवर की वेलोसिटी। वो रिवर की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज 40। तो ये डिस्टेंस हो गया आपका 80 मीटर। तो ये x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस हमने कवर करा दैट इज बेसिकली 80 मीटर। तो यहां से शुरुआत कर कर इतने डिस्टेंस मतलब 80 मीटर डिस्टेंस हम दूर जाने वाले हैं। चल अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। अब देखो जब भी रिवर बोट प्रॉब्लम्स है या फिर स्विमर एंड रिवर के प्रॉब्लम्स है वो सेम ही है। अब रिवर जो फ्लो हो रही है उसमें बोट अगर जा रही है तो बोट के बारे में बात करेंगे, स्विमर अगर जा रहा है तो वो बोट की जगह पे स्विमर है।
बस जो है वो एक बोट है, एक स्विमर है, करने के तरीके में कोई डिफरेंस नहीं होता। अब यहाँ पे स्विमर की बात कर रहे हैं। A swimmer wishes to cross a 500-meter wide river flowing with a speed of 5 किलोमीटर पर आवर। तो जो यहाँ पे रिवर है, रिवर की विड्थ इज 500 मीटर एंड रिवर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 5 किलोमीटर पर आवर। और हमसे ये पूछा है कि स्विमर विशेष टू क्रॉस अ 500 मीटर, ओके, और रिवर की स्पीड है, और हमें ये दिया है कि हिज स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज 3 किलोमीटर पर आवर। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें ये निकालना है, इफ ही हेड्स इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द रिवर फ्लो, अगर ये स्विमर जो ये रिवर फ्लो है उस डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना के मूव कर रहा है, तो वी हैव टू फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। अब यहां से शुरुआत कर रहा है स्विमर, स्विमर जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर फ्लो की डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाकर मूव कर रहा है। अब रिवर फ्लो की डायरेक्शन से थीटा एंगल बना है, ये हो गई हमारी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो ये वेलोसिटी हो गई आपकी वी एस आर कॉस थीटा, और ये आपका कंपोनेंट हो जाएगा वी एस आर साइन थीटा। अब जो ये स्विमर है, वो स्विमर यहां से यहां पे जो ये क्रॉस करके जा रहा है, इस डायरेक्शन में इसके पास दो वेलोसिटी है, दैट इज वी एस आर कॉस थीटा, एंड रिवर फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में इसके पास दो वेलोसिटी है, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में उसके पास एक ही वेलोसिटी है, दैट इज वी एस आर साइन थीटा। और इसी डायरेक्शन में उसे कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, 500 मीटर। तो हम यहां पर ये कर सकते हैं कि टाइम इज डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। यहां से यहां तक जाने में डिस्टेंस जो है दैट इज 500 मीटर एंड वेलोसिटी इज, अब ये 500 मीटर है, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा यूनिट्स के हिसाब से। दिस इज 500 मीटर और वेलोसिटी इज वी एस आर साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, थीटा निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं थीटा को एज इट इज रख रहा हूं, साइन थीटा एज इट इज रहेगा। अब ये 500 मीटर का मतलब है 0.5 किलोमीटर, तो दिस इज 0.5 किलोमीटर। VSR is basically velocity of swimmer with respect to river, that is 3 किलोमीटर पर आवर इंटू साइन थीटा। तो यहां से किलोमीटर ने किलोमीटर को मार दिया, क्या बचा 0.5 डिवाइड बाई 3 साइन थीटा इंटू ये आवर यहां पे मल्टीप्लाई होगा, तो टाइम आपका हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 3, दैट इज 1/6 साइन थीटा आवर। अब इसको आप अगर मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहो तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स हम लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि टाइम कितना लगेगा, 1/6 साइन थीटा आवर्स। नेक्स्ट, फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर, कि कितने कम से कम टाइम में हम रिवर क्रॉस कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये टाइम हमें मिला है 1/6 साइन थीटा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए अब हमें जो मूव करना चाहिए, अब ये टाइम मतलब हमें वर्टिकली डायरेक्शन में ही डायरेक्ट मूव करना चाहिए इस तरीके से। अगर मैं इस तरीके से मूव कर रहा हूं तो ये थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम की एक ही कंडीशन होती है कि आपको वर्टिकली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, उसके लिए एंगल आपका कितना होना चाहिए, 90। वरना ऐसे भी सोचो कि इस टाइम को अगर मुझे मिनिमम पॉसिबल टाइम करना है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम करना है, तो थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम विच इज 1। तो ये साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू की हम बात करें 1/6 साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं ले रहा हूं तो टाइम की जो मुझे मिलेगी वो है मिनिमम वैल्यू, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। तो दिस इज टी, मतलब ये हो गया 1/6 आवर्स। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 60 मिनट्स, एक घंटे की 60 मिनट्स दैट इज 10 मिनट्स। तो टाइम कितना रहेगा, t इज इक्वल टू
10 मिनट्स। तो यहां से हमें टाइम मिल गया, दैट इज t इज इक्वल टू 10 मिनट्स। दोनों ही क्वेश्चन हो गए, पहला टाइम मिल गया एंड शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है, कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। जो पिछले वाला प्रॉब्लम है उसी की डेटा को हमें यूज करना है। उसमें डेटा जो था वो था हमारा बेसिकली ये रिवर है, ये रिवर की लेंथ हमें दी थी, लेंथ ऑफ द रिवर वाज 500 मीटर, या फिर हम लिख सकते हैं 0.5 मीटर। और यहां से जो ये रिवर फ्लो कर रही थी, वेलोसिटी ऑफ रिवर आई थिंक वेलोसिटी ऑफ रिवर वाज 5 किलोमीटर पर आवर। ये रिवर जो फ्लो कर रही है वो 5 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। और यहाँ पे स्विमर था, स्विमर ने रिवर फ्लो की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर अपनी मोशन की शुरुआत करी थी। वेलोसिटी जो स्विमर की थी वो थी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर 3 किलोमीटर पर। हमें दिया है कि द मैन हैज टू रीच द अदर शोर एट द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अब इस इंसान को यहां से ये शुरुआत कर रहा है, उसको पहुंचना है डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे। उसने स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है, यहां से शुरुआत कर एंड पॉइंट पे पहुंचना है। इफ ही रीचेस द अदर शोर समवेयर एल्स, अब इसने मान लो इस तरीके से शुरुआत करी है, तब वो यहां पे तो पहुंचेगा नहीं, वो जो होगा वो यहां पे कहीं पे पहुंचेगा। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट पर ये पहुंचना इसको यहां पे था, ये पहुंच गया यहां पे। तो हमें ये निकालना है कि he has to walk down to this point। तो यहां पे पहुंच गया, यहां पे पहुंचने के लिए उसे इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो हमें ये निकालना है मिनिमम डिस्टेंस दैट he has to walk। हम किस तरीके से मूव करें जिसकी वजह से ये जो डिस्टेंस उसे मूव करना है वो सबसे कम। क्वेश्चन पहले आप समझ लो, यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, यहां से हम इस तरीके से जा रहे हैं। अब उसको मान लो यहाँ पे एग्जैक्ट ऑपोजिट पॉइंट पे जाना है, तो एग्जैक्ट ऑपोजिट पॉइंट पर पहुंचने के लिए ये थीटा एंगल कितना रखे जिसकी वजह से कि हम यहां से यहां तक जहां पर भी पहुंच रहे हैं वो मिनिमम डिस्टेंस हो जाए। तो हमें ये थीटा भी निकालना है एंड मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा वो मिनिमम डिस्टेंस भी हम निकाल लेंगे। अब उसके लिए देखो यहाँ पे हमारे पास दो चीज है कि ये जो वी एस आर यहाँ पे थीटा एंगल है, ये कंपोनेंट हो जाएगा वी एस आर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारा वी एस आर साइन थीटा। हमारे ये दो कंपोनेंट है, वन इज कॉस थीटा कंपोनेंट, सेकंड इज साइन थीटा कंपोनेंट। रिवर की वेलोसिटी जो है वो भी इस डायरेक्शन में है, दिस इज वी आर। तो इस डायरेक्शन में इसकी दो वेलोसिटी है, फर्स्ट इज वी एस आर कॉस थीटा, सेकंड इज वी आर। और ये वर्टिकल डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी है वी एस आर साइन थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से यहां तक तो उसे जाना है, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज 0.5 किलोमीटर। ये जो होगा वो क्या होगा 0.5 किलोमीटर। तो हमें यहां से ये मिल गया कि जो डिस्प्लेसमेंट करना है दैट इज 0.5 किलोमीटर, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वी एस आर साइन थीटा। तो टाइम आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 0.5 किलोमीटर एंड वेलोसिटी होगी वी एस आर साइन थीटा। तो ये तो टाइम मिल गया कि यहां से एक एंड से लेकर सामने वाले एंड पर जब पहुंच रहा है तो उसमें टाइम कितना लगा, तो टाइम हमारा इतना मिल गया। सेकंड हम तो ये निकालना चाह रहे हैं ये एक्स डिस्टेंस कितना होगा। तो ये डिस्टेंस हमारा होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। ये एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इन दोनों का रिजल्टेंट है विच इज वी एस आर कॉस थीटा प्लस वी आर। तो ये आपका हो गया वी एस आर कॉस थीटा प्लस वी आर, और टाइम लगा है बेसिकली 0.5 डिवाइड बाई वी एस आर साइन थीटा। अब वैल्यूज में पुट कर रहा हूं, मेरे पास वी एस आर की वैल्यू है, वी आर की वैल्यू है। वी एस आर जो है वो है 3, तो ये हो गया 3 कॉस थीटा, वी आर की वैल्यू है 5। ये फिर से 0.5, वी एस आर की वैल्यू है 3,
साइन थीटा। अब क्या होगा देखो, 0.5 डिवाइड बाई 3 दैट इज 1/6। तो ये हो गया 3 cos थीटा प्लस 5/6 साइन थीटा। 3 cos थीटा प्लस 5 डिवाइड बाई 6 साइन थीटा। 3 cos थीटा प्लस 5 डिवाइड बाई 6 साइन थीटा। ये हमारा मिल गया है कि x डायरेक्शन में हम इतना डिस्टेंस कवर करने वाला है। पर मुझसे तो ये पूछा है कि ये जो डिस्टेंस है वो हमें मिनिमम करना है। अब डिस्टेंस मिनिमम करने के लिए मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन होती है, एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, और वो डिफरेंशिएशन को मुझे जीरो से कंपेयर करना। अब यहाँ की अगर मैं बात करूं dx अपॉन डी थीटा, अब यहाँ पे हमें डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। डिवीजन रूल हमारा था, जो ये डिनोमिनेटर है u अपॉन v का रूल, 6 साइन थीटा ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस 5 का 0 माइनस 3 cos थीटा प्लस 5 6 इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर जो है उसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। ये जो भी डिफरेंशिएशन है उसे हम जीरो से कंपेयर करेंगे। ये जीरो से कंपेयर करूंगा तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। दिस विल बी माइनस 18 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 18 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 30 कॉस थीटा। अब यहां से देखो, इनको मैं यहां पे लेके आ जाऊं तो 18 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 18 कॉस स्क्वायर थीटा, 18 कॉमन है, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस 30 कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1, ये 18 इक्वल टू माइनस 30 कॉस थीटा। तो फिर कॉस थीटा आपका हो गया माइनस 18 डिवाइड बाई 30, तो ये हो गया कॉस थीटा कितना हुआ, माइनस 18/30 का मतलब है माइनस 3/5। तो ये कॉस थीटा हो गया माइनस 3/5। अगर कॉस थीटा माइनस 3/5 है तो साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा जो है 3/5 का स्क्वायर दैट इज 9/25। तो ये हो गया 25 माइनस 9, 16 डिवाइड बाई 25, 4/5। तो मुझे साइन थीटा एंड कॉस थीटा दोनों की वैल्यूज मिल गई है। अब मुझे मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। मिनिमम डिस्टेंस के लिए आप तो क्या करो, ये डिस्टेंस में साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यूज पुट कर दो। साइन थीटा इज 4/5, कॉस थीटा इज माइनस 3/5। तो इसी में मैं कर देता हूं, कॉस थीटा इज माइनस 3 डिवाइड बाई 5 प्लस 5, साइन थीटा इज 4/5। तो ये कैलकुलेशन करने पर माइनस 9 ये मल्टीप्लाई कर दिया 25 अपॉन 24, ये 5 एंड 5 तो आपके कैंसल हो गए, ये हो गया 16 डिवाइड बाई 24 दैट इज 4/6 दैट इज 2/3। आंसर्स मेरे सारे ही, क्योंकि मैंने यूनिट किलोमीटर पर आवर में रखा है, तो ये जो आंसर होगा वो कहीं ना कहीं किलोमीटर, मतलब 2/3 किलोमीटर इतना डिस्टेंस हमें मिनिमम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो जो हमारा क्वेश्चन है कि भाई कितना मिनिमम डिस्टेंस कवर ही हैज टू वॉक, सो ही हैज टू वॉक समवेयर अराउंड 2/3 किलोमीटर्स। चलो फिर से मैं बता रहा हूँ, ये सारी कैलकुलेशन जो है वो आपको खुद से 2 बार 3 बार करना जरूरी है। वेदर अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाली जितने भी कैलकुलेशन है वो आपको थोड़ी बहुत ज्यादा बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको अच्छे तरीके से ये सारे क्वेश्चन जो है वो स्पीड में कर पाओगे। एंड इसमें कहीं पे भी अभी भी आपको डाउट्स आ रहे हैं तो बच्चों, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है उसमें आप बिल्कुल बिंदास जुड़ जाओ और वहां पे बिंदास तरीके से डाउट्स पूछ सकते हो। मैं आपके साथ पूरी जर्नी में, आपकी पूरी जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। आपको फिजिक्स का किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है, वो बस वो जो आपको टेंशन हो रहा है ना वो बस मुझे पास ऑन कर दो, आपके सारे ही प्रॉब्लम जो है वो मैं सॉल्व कर दूंगा। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। Question number 49 is an aeroplane has to go from a point A to another point B, which is 500 किलोमीटर अवे ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। हम पहले यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है वो क्लियर कर लेते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब क्या दिया है देखो, पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी, जो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी है वो 500 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसका मतलब क्या होता है देखो, ये 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ ऐसा कुछ दिया हुआ है, मतलब कि पॉइंट ए यहां पर है, पॉइंट बी यहां पर है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ की हम बात कर रहे हैं कि नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की डायरेक्शन में जाना है और ये डिस्टेंस इज 500 किलोमीटर। हम यहां पे लिख देते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, जो ये ए बी डिस्टेंस है दैट इज 500 किलोमीटर। और क्या दिया है क्वेश्चन में देखे तो, विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में विंड फ्लो हो रही है, ये नॉर्थ की डायरेक्शन में विंड जो है वो फ्लो कर रही है। वेलोसिटी ऑफ विंड इज 20 मीटर पर सेकेंड, जो विंड है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन। द एयर स्पीड ऑफ प्लेन, अब ये एयर स्पीड का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड। एयर स्पीड का मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड इज 150 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले ये निकालना है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट बी। अब देखो यहां पे क्वेश्चन पहले है क्या वो समझ में आना चाहिए, बाकी कैलकुलेशंस तो हम कर लेंगे। हमें ए टू बी जाना है, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है 500 किलोमीटर एंड विंड फ्लो कर रही है कुछ इस डायरेक्शन में। अब अगर जो पायलट है वो पायलट ए टू बी इसी डायरेक्शन में अगर मूव करेगा, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, अगर वो इसी डायरेक्शन में जाएगा एंड विंड फ्लो कर रही है कुछ इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब रिजल्टेंट प्लेन जो है वो इस डायरेक्शन में कुछ जाएगा, तो हम बी पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें करना क्या पड़ेगा, बेसिकली मुझे अगर इस डायरेक्शन में अगर मैं जाऊं, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड अगर इस डायरेक्शन में है एंड जो हमारा विंड है वो विंड कुछ इस डायरेक्शन में, विंड जो है वो नॉर्थ में, तो फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में मिल सकती है। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे बेसिकली यहां से ये ए टू बी लाइन है उससे कोई थीटा एंगल पर प्लेन को जो है वो मोशन करवानी पड़ेगी। अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा एंड विंड कुछ इस डायरेक्शन में है, तब जाके रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मिल सकती है। अब उसके लिए ये एंगल निकालना पड़ेगा कि ये थीटा एंगल कितना है, वही पूछा है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच टू द पॉइंट बी। तो ये थीटा एंगल कितना है वो निकालना है। अब ये थीटा एंगल निकालने के लिए रिजल्टेंट वेलोसिटीज को भी यूज कर सकते हैं या फिर हम वेक्टर कंपोनेंट करते हैं। ये वी ए डब्ल्यू वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड का ये कंपोनेंट हो गया आपका वी ए डब्ल्यू कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट आपका हो गया वी ए डब्ल्यू साइन थीटा। ये विंड की वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ विंड, तो ये विंड का ये कंपोनेंट आपका हो जाएगा वी डब्ल्यू कॉस 30 और ये हो गया आपका वी डब्ल्यू साइन 30। अब आप ये सोचो कि मुझे ए टू बी जाना है, तो अगर ये कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, ये दोनों ही कंपोनेंट कैंसिल हो गए, तो फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में मिलेगी एंड में ए टू बी पहुंच जाऊंगा। तो अगर मुझे डायरेक्ट ए टू बी जाना है तो ये दोनों कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए। वो मैग्नीट्यूड सेम होने के लिए इन दोनों को मैं कंपेयर कर देता हूं। ये हो गया वी डब्ल्यू साइन थीटा और ये हो जाएगा आपका वी ए डब्ल्यू साइन थीटा। अच्छा, इसमें भी साइन थीटा ही है पर यहाँ पे ये 30 डिग्री है, तो आपको इसे लिख सकते हो कि
वी डब्ल्यू साइन 30 और ये हो गया वी ए डब्ल्यू साइन थीटा। तो ये वी डब्ल्यू बेसिकली आपका साइन 30 है, तो ये है हमारा साइन 30। वी डब्ल्यू की वेलोसिटी दैट इज 20, साइन 30 की वैल्यू 1/2, वी ए डब्ल्यू इज 150 एंड दिस इज साइन थीटा। ये हो गया 10, ये 0 से 0 कैंसिल, तो साइन थीटा आपका हो जाएगा 1/15, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 1/15। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए एंड बी की लाइन है, उस लाइन से मुझे इतने एंगल पर फ्लाइट को या फिर पायलट को फ्लाइट को मूव करवाना पड़ेगा। ये एग्जैक्ट आप निकाल सकते हो, 1/15 बहुत ही छोटे नंबर आएगा, तो एंगल जो होगा वो बहुत ही कम होगा, पर हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर यही रहेगा कि एबी लाइन से इतने एंगल पे हमें मूव करना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। सेकेंड इज फाइंड टाइम टेकन बाय प्लेन टू रीच फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी पहुंचने के लिए टाइम कितना लगेगा। अब मुझे कहां जाना है, ए टू पॉइंट बी। ए से बी तक का डिस्टेंस 500 किलोमीटर है। ए टू बी की अगर मैं बात करूं तो उसमें दो वेलोसिटीज है, फर्स्ट इज वी डब्ल्यू कॉस थीटा, सेकेंड इज वी डब्ल्यू कॉस 30। ये दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी से मैं ए टू बी जा रहा हूं। अब कंबाइंड वेलोसिटी मेरे पास है, मुझे टाइम निकालना है। टाइम होता है टाइम आपका हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस इज 500 किलोमीटर, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। वेलोसिटी आपके पास है वी डब्ल्यू कॉस थीटा, वी डब्ल्यू कॉस 30, वी ए डब्ल्यू कॉस थीटा। ये हो गया वी डब्ल्यू कॉस 30 प्लस वी ए डब्ल्यू कॉस थीटा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, ये हो गया 5 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई वी डब्ल्यू की वेलोसिटी कितनी है, वी डब्ल्यू की वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड 150। 20 इंटू कॉस 30 इज √3 डिवाइड बाई 2, दिस इज 150। अब यहां पर कॉस थीटा की हम बात कर रहे हैं, साइन थीटा बच्चों कितना मिला, साइन थीटा इज 1 डिवाइड बाई 50। अब थीटा की वैल्यू बहुत ही कम होती है, उस टाइम पर साइन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम 0 मानते हैं एंड कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली 1 मानते हैं। तो यहां पर मुझे पता है कि अगर थीटा की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है तो उस टाइम पर कॉस थीटा आपका अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 1। तो इसी में है कॉस थीटा की वैल्यू में अप्रोक्सीमेटली 1 मान लेता हूं। सो दिस इज 5 इंटू 10⁵, दिस इज 10 इंटू √3 प्लस 150। अब ये करने पर दिस इज 5 इंटू 10⁵, √3 इज 1.73 इंटू 10, दैट इज 17.3 प्लस 150। ये जो टाइम मिलेगा इतने सेकंड। अब बच्चों इसमें आपको आगे कैलकुलेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत इसमें डिवीजन जो है वो आपको लंबा है, पर ये कैलकुलेशन कंप्लीट करने पर मुझे टाइम मिल जाएगा, आंसर जो होगा वो सेकंड्स में मिलेगा। आ रहा है समझ में बच्चों। अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि इसके अलावा मैं कोई और मेथड से कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, तो आप बिंदास अपनी मेथड जो भी है वो मेथड जो व्हाट्सएप ग्रुप पे उस पर पोस्ट कर दो, वहां पे मैं आपको वेरीफाई करके बता दूंगा कि आपने सही सोचा है कि गलत सोचा। चल आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। Two friends A and B are standing at a distance x apart in an open field. दो friends है, friends are A and B. They are standing at a distance x apart in an open field. A and B के बीच में distance जो है that distance is x. Wind is blowing from A to B. Velocity of wind is blowing from A to B. A beats a drum and B hears a sound in t1 time. अब यहां पर ड्रम है, ए जो है वो ड्रम बीट कर रहा है, ए जो है वो ड्रम बीट कर रहा है, जिसकी वजह से उसका साउंड जो है वो बी तक पहुंच रहा है इन टाइम t1। ये t1 टाइम में यहां से यहां तक साउंड पहुंच गया।
ए एंड बी इंटरचेंज देयर पोजीशन एंड एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड। अब क्या हो गया कि बी जो है वो यहाँ पे आ गया, ए जो है वो यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पर अब बी है, अब ए जो है वो यहाँ पर है, उनके पोजीशन इंटरचेंज करी है, तो उनके बीच का डिस्टेंस है वो एज इट इज रहेगा। ड्रम जो है वो ए के पास था, तो ड्रम अब यहाँ पे आ गया। अब देखो ये दो अलग अलग केस है। अब फर्स्ट केस में जो विंड की वेलोसिटी थी वो इस डायरेक्शन में थी, सेकेंड केस में भी विंड की वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी, विंड जो है वो उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी, बस इन्होंने क्या है अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली। अब क्या होता है कि ए एंड बी इंटरचेंज देयर पोजीशन एंड एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड। दिस टाइम बी hears the drum T2 time after he sees the event। अब क्या हुआ कि पहले जो बी था उसे T1 टाइम में ड्रम की आवाज सुनाई दी थी, अब बी को वही ड्रम की आवाज सुनने में टाइम लग रहा है, दैट इज T2। Calculate the velocity of sound in still air। Velocity of sound in still air is v and velocity of wind is u। Neglect the time light takes in traveling between the frames। अब देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, दो चीजें यहाँ पे है। फर्स्ट में क्या हो रहा है कि ड्रम जो है वो, अब देखो होता क्या है, यहां से जो भी ये ड्रम बज रहा है वो ड्रम का साउंड जो है वो हर एक डायरेक्शन में मूव करता है। मतलब ऐसा फिक्स नहीं होता कि साउंड जो है वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप यहाँ पे खड़े रहेंगे यहाँ पे भी सुनाई देगा, यहाँ पे कोई होगा तो उसे भी सुनाई देगा, यहाँ पे कोई होगा, हर एक दिशा में ड्रम की साउंड जाएगी। पर बी तक जो साउंड जा रही है वो तो ए से लेकर बी इस डायरेक्शन में जो जा रही होगी वही साउंड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इस डायरेक्शन में कोई साउंड जा रही है वो बी तक नहीं पहुंचने वाली। बी तक कौन सी साउंड पहुंचेगी, जो इस डायरेक्शन में डायरेक्ट ट्रैवल करने वाली है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, बेसिकली इस डायरेक्शन में जो भी साउंड जा रहा है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट केस में विंड की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ड्रम जो है वो बी तक जा रहा है, वो भी इसी डायरेक्शन में जाने वाला है। इसका मतलब है रिजल्टेंट वेलोसिटी ड्रम की एंड विंड की ऐड हो जाएगी। तो जो ये साउंड ए टू बी जा रहा है उसमें रिजल्टेंट वेलोसिटी हम लिख सकते हैं कि इस केस में दोनों ही सेम डायरेक्शन में जाने वाला है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी हो जाएगी v प्लस यू। ड्रम की वेलोसिटी शायद v है, हाँ, द साउंड इन स्टिल एयर, मतलब जो ये साउंड हो रहा है ड्रम का, वो ड्रम के साउंड की वेलोसिटी v है एंड विंड की वेलोसिटी u है। तो ये दोनों ही एक डायरेक्शन में जब मूव कर रहा है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इज v प्लस यू। अब इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे ड्रम है तो ये ड्रम का जो साउंड होगा वो सब डायरेक्शन में जाएगा, पर बी को कौन सा सुनाई देगा कि जो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस साउंड की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, विंड की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, पर इसको सुनाई दे रहा है। इसका मतलब है कि जो ये ड्रम की आवाज है वो यहाँ तक पहुंच रही है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ड्रम की ज्यादा होगी विंड के कंपेयर में। तो यहाँ पे मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जो ड्रम की है दैट इज v माइनस यू। तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी, ड्रम की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, विंड की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, सो नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी v माइनस यू, यहाँ पे है v प्लस यू। अब देखो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी इज डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। वेलोसिटी जो है आपकी v प्लस यू, डिस्टेंस इज बेसिकली x जितना डिस्टेंस कवर करना है, टाइम जो लगा है दैट इज t1। इसकी अगर मैं बात करूं, सो रिजल्टेंट वेलोसिटी इज v माइनस यू, डिस्टेंस x और टाइम जो लगा दैट इज t2। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये प्लस यू माइनस यू कैंसिल हो गए, दिस इज 2v इक्वल टू, इनको भी ऐड करेंगे तो x कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 प्लस t1 अपॉन प्लस 1 अपॉन t2। तो यहां से v आपको मिल गया x डिवाइड बाई 2, 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2। तो यहां से आपको v इज अ वेलोसिटी ऑफ साउंड, ड्रम के साउंड की वेलोसिटी हो गई x बाई 2, 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2। अब मुझे निकालनी है विंड की वेलोसिटी, तो ये v की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या फिर इक्वेशन 2, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में मैं पुट कर सकता हूं। अगर मैं ये v की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं,
फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस इज v प्लस यू इक्वल टू x बाई t1, तो u हो जाएगा x अपॉन t1 माइनस v। v की वैल्यू है आपके पास x बाई टू 1/t1 प्लस 1/t2, x बाई टू 1/t1 प्लस 1/t2, तो ये हो गया आपका x बाई t1, ये यहां से हो जाएगा x अपॉन 2t1 x अपॉन 2t2, ये x बाई t1 x बाई 2t1 तो यही है, ये हो जाएगा x अपॉन 2t1 माइनस x अपॉन 2t2, यहां से x बाई 2 कॉमन, तो ये हो गया 1/t1 माइनस 1/t2। तो जो ये विंड की वेलोसिटी हमने u मानी है वो आंसर हो जाएगा x बाई टू 1/t1 माइनस 1/t2। तो दोनों की वेलोसिटी निकाल ली, वेलोसिटी ऑफ साउंड मिला x बाई टू 1/t1 प्लस 1/t2 एंड विंड की वेलोसिटी इज x बाई टू 1/t1 माइनस 1/t2। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51, आगे बढ़ता है। सपोज ए बी इन प्रीवियस प्रॉब्लम, पुराने प्रॉब्लम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, they are interchanging their position in such a way that the line joining between them becomes perpendicular to the direction of wind। अब ऐसा कुछ है, विंड जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, वेलोसिटी ऑफ विंड जो थी वो थी u। अब ए एंड बी उनकी डायरेक्शन इंटरचेंज कर रहा है, पर इनके बीच का डिस्टेंस इन सच अ वे दैट सेपरेशन जो है वो तो x का उतना ही है, उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। तो हमें ये निकालना है व्हाट विल बी द टाइम लाइक बी फाइंड सीइंग एंड हियरिंग ड्रम बीटिंग बाय ए। अब फिर से वही है, अब देखो ऊपर नीचे करता हूं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, यहां पर ड्रम है, ए जो है वो ड्रम बजा रहा है, उसकी वजह से जो ड्रम का साउंड होगा वो सब डायरेक्शन में जाएगा, साउंड इस डायरेक्शन में है में भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, सब जगह ड्रम का साउंड जाने वाला। अब यहां पर क्या होगा कि ए और बी मतलब जो इस डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी होगी साउंड की वही बी को सुनाई देगी, यहां से जो साउंड जा रहा है उससे बी को मतलब नहीं है, यहां पे जा रहा है उससे भी मतलब नहीं है, इस डायरेक्शन में जो साउंड की वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब मुझे ये पता है कि ये जो ड्रम है वो ड्रम के साउंड की वेलोसिटी v है एंड जो विंड फ्लो कर रही है उसकी वेलोसिटी u है। अब अगर मैं ऐसा मानूं कि जो a से b जा रहा है ड्रम का साउंड इस डायरेक्शन में, तो ये हो गई ड्रम की वेलोसिटी v एंड साउंड की वेलोसिटी जो है दैट इज u। तो ये v एंड u का रिजल्टेंट जो होगा वो रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, कुछ इस डायरेक्शन में। मतलब अगर मेरा ड्रम का साउंड में ये डायरेक्शन में मान रहा हूं तो विंड की वेलोसिटी की वजह से ये साउंड यहां पे जा रहा है तो ये बी को सुनाई नहीं देगा। अगर मुझे बी को सुनाई दे उस तरीके से कुछ करना है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो तो फिर उस केस में हमें ऐसा कुछ मानना पड़ेगा, जैसे ये है ए, जो ड्रम जा रहा है वो ड्रम की वेलोसिटी मान लो इस डायरेक्शन की में मान लो, वेलोसिटी ऑफ ड्रम दैट इज v, अगर वो इस डायरेक्शन में है एंड साउंड की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है दैट इज सॉरी विंड की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है दैट इज u, ये ड्रम की वेलोसिटी, दिस इज विंड की वेलोसिटी। तो इनका रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करो तो वो रिजल्टेंट वेलोसिटी कहां पे होगी, इस डायरेक्शन। तो जो ड्रम की आवाज इस डायरेक्शन में जा रही है वो विंड की वजह से फ्लो होकर कहां पर पहुंचेगी, पॉइंट बी तक। ये कहीं ना कहीं रिवर बोट प्रॉब्लम के जैसा ही है, अगर मुझे रिवर के एक एंड से दूसरे एंड पे एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंचना है तो मैं इस डायरेक्शन में बोट को ले जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि रिवर फ्लो की वजह से मैं इवेंचुअली पॉइंट बी पर पहुंच जाऊंगा। वैसा ही कुछ यहाँ पे है, साउंड इस डायरेक्शन में जा रहा है पर विंड फ्लो की वजह से वही साउंड जो है बी को डायरेक्ट सुनाई देगा। अब देखो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज v, दिस इज u, तो ये आपका हाइपोटेनियस है, ये साइड है, तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो इस डायरेक्शन में जो नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगी दैट विल बी अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब देखते हैं टाइम के बारे में,
टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। ए टू बी के बीच में डिस्टेंस है x एंड वेलोसिटी है अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो जो टाइम लगेगा, टाइम विल बी x अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इतना टाइम लगेगा। तब बी को जो है वो ए का ड्रम या फिर ए की आवाज जो है वो सुनाई दी। आगे बढ़ता है, शायद अब ये 52 क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या दिया है देखो, 6 particles are situated at the corners of a regular hexagon of a side A. They are moving with a constant speed v. एक हमें रेगुलर हेक्सागन दिया है, यहां पे मैं हेक्सागन ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन और उनके वर्टाइसेस पे 6 पार्टिकल्स आर सिचुएटेड एट वर्टाइसेस। पार्टिकल ए बी सी डी ई एफ, 6 particles are located at vertices of a regular hexagon. Hexagon की side, जो side length of hexagon is a. All the particles are moving with speed, with constant speed. यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है कि particles are moving with a constant speed v. Each particle maintains a direction towards the particle at the next corner. अब ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ है, जो जितने भी पार्टिकल है they are maintaining a direction towards the particle at the next corner. तो जो नेक्स्ट कॉर्नर में जो भी पार्टिकल है उस पार्टिकल की डायरेक्शन में अगला वाला पार्टिकल अपनी डायरेक्शन मेंटेन कर रहा है। अब आपके दिमाग में यही होगा कि सर इसका मतलब क्या हुआ। अब ये कुछ इस तरीके से है, मान लेते हैं कि पार्टिकल्स हमारे कुछ इस तरीके से, मैं ये नोटेशन थोड़े बहुत चेंज कर रहा हूं। This is point A, B, C, D, E, F. जो ये फर्स्ट पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी कहां पे होगी, B के डायरेक्शन में। मतलब B यहां पर है तो ये A की वेलोसिटी जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। B की वेलोसिटी C पॉइंट जहां पर है वहां पे B की वेलोसिटी, D C की वेलोसिटी D की डायरेक्शन में, D की वेलोसिटी E के डायरेक्शन में, E की वेलोसिटी F के डायरेक्शन में, F की वेलोसिटी A के डायरेक्शन में। जो नेक्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी या फिर पोजीशन जहां पर भी है वहां पे पिछले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अब देखो, अब बी पॉइंट में मूव करके बी पॉइंट तो यहां पे पहुंच गए, तो जहां पर भी बी पॉइंट है उसी डायरेक्शन में ए की वेलोसिटी होगी। तो इनिशियल ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, पर उसने जैसे ही देखा कि बी तो ऊपर चला गया तो इसकी डायरेक्शन जो है वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी इस डायरेक्शन। बी ने भी ये देखा कि सी थोड़ा आगे चला गया है तो बी की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई। सी के लिए डी की डायरेक्शन चेंज हुई तो सी की डायरेक्शन भी चेंज हुई। डी की बात करें तो ई जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये भी कोशिश करेगा कि इस डायरेक्शन में जाए। इसकी अगर बात करें तो इसकी भी इस तरीके से, इसकी भी वेलोसिटी इस तरीके से। अब फिर से वही, अब बी जो है वो यहाँ पे तो ए फिर से अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। इसी तरीके से सब पार्टिकल्स अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहेंगे। लास्ट में ऐसा कुछ होगा कि सब पार्टिकल्स जो है वो कहीं ना कहीं ये हेक्सागन के सेंटर पर मिल जाएंगे। कि सारे ही मूव करते करते, ये सभी मूव करते करते कहां पर मिल जाएंगे, हेक्सागन के सेंटर पे। अब हमें ये पता है कि अगर ए पार्टिकल की मैं बात करूं तो ए पार्टिकल ने शुरुआत करी थी वर्टाइसिस से और वो पहुंचा कहां पर है, यहाँ पर। अब वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब ए से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस, दैट इज बेसिकली ये जो हेक्सागन की साइड है तो ये आपका डिस्टेंस तो हो जाएगा ए, टाइम हमारा टी, वेलोसिटी कितनी होगी ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। ये जो थी यहां से यहां तक की वेलोसिटी, ये वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी भी। अब ये एंगल कितना होगा, हेक्सागन के दो साइड्स के बीच में एंगल होता है 120, तो ये हो गया आपका 60। इसकी वेलोसिटी v थी तो उसका ये कंपोनेंट हो जाएगा v cos 60।
इस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी होगी v cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहां से टाइम आपका हो जाएगा 2a अपॉन v। तो 2a अपॉन v जितना टाइम लगेगा उतने ही टाइम में सारे ही पार्टिकल्स जो है वो हेक्सागन के सेंटर पर होंगे और सारे वहीं पे मिल जाएंगे। तो मैं यही निकालना है कि पार्टिकल्स विल हाउ मच टाइम पार्टिकल्स विल टेक टू मीट एट द ईच अदर, या फिर सेंटर पर मिलेंगे। ये टाइम हो गया 2a डिवाइडेड बाई। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको एचसीवी में सॉल्व एग्जांपल में है, पर वो रेगुलर ट्राइंगल के लिए। तो यहाँ पे हेक्सागन है, उसमें ट्राइंगल की बात करिए, इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात करिए, तो उसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। हेक्सागन में भी वही है। अगर आपको स्क्वायर पूछ ले तो स्क्वायर में भी वही कॉन्सेप्ट है। तो सब में एक ही तरीके से हमें सोचना है। आगे बढ़ते हैं, शायद ये आखिरी क्वेश्चन था। हाँ, यहाँ पे हमारे सारे ही क्वेश्चन एचसीवी के क्वेश्चन 2 रेस्ट एंड मोशन, सॉरी चैप्टर 3 है शायद, रेस्ट एंड मोशन के सारे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इनकेस आपको कहीं पे भी अभी भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करके बता दो, या फिर अगला चैप्टर हम कौन सा कवर करें वो भी आप कमेंट करके बताओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहां पे आप जुड़ जाओ। वहां पे आपको अगर कोई और भी डाउट्स है तो मैं सारे ही डाउट्स आपको सॉल्व कर दूंगा। तब तक के लिए जमकर आप तैयारी करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। ऑल द बेस्ट।